हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूर्णिमा रामकर। मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। तो यहाँ पर 30 मिनट्स का वन शॉट लेंगे हम हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। अब सबसे पहले हम हेरिडिटी और इवोल्यूशन का मीनिंग जान लेते हैं। अब हेरिडिटी का मीनिंग है कि जो कैरेक्टर्स है, जैसे कि आईज का कलर, नोज का शेप, हेयर का कलर और बाकी जो प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में होते हैं सो वो कैसे बनेंगे, वो हमारे पेरेंट्स से हम में आता है जीन्स के थ्रू। सो इसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वाया जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। और इवोल्यूशन का मीनिंग क्या है? जो चेंजेस हम में आ रहे हैं, जो पेरेंट्स से हम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके वजह से जो हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ दिखेगी, अच्छी ग्रोथ, जो कैरेक्टर्स के चेंजेस होंगे, उसे हम इवोल्यूशन कहेंगे। अब ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है। ये 30 मिनट्स की सीरीज रहेगी जिसमें वन चैप्टर 30 मिनट्स में कवर करवाया जाएगा। नाउ ओके, सो बेसिक बेसिक क्या है हमारा? सेल। अब एक एनिमल सेल, बहुत सारे टाइप के सेल होते हैं, प्लांट, एनिमल, वायरसेस। वायरसेस वैसे सेल नहीं माना जाता है। बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स, ये सारे सेल्स है। सो एनिमल सेल क्या होता है? अब एनिमल सेल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? अब ये सेल है हमारा, इसमें ये जो हमको स्मॉल स्मॉल चीजें दिख रही है इसे हम सेल ऑर्गेनेल्स कहेंगे। मतलब जैसे हमारे पूरी बॉडी है उसमें ऑर्गन्स है, तो ये हमारे छोटे छोटे ऑर्गन्स से हमारी पूरी बॉडी बनी है। वैसे ही सेल ऑर्गेनल्स से सेल बने हैं और सेल से हमारे ऑर्गन्स बने हैं और उससे हमारी पूरी बॉडी बनी है। अब ये सेल को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसमें एक पार्ट होता है न्यूक्लियस। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल है। अब इसमें क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? अब ये जेनेटिक मतलब जो हमारे जीन्स को कंट्रोल कर रहा है, मटेरियल मतलब कुछ ऐसी चीज। जीन्स ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जो कैरेक्टर्स है हमारे, जिससे पूरी बॉडी बनी है, वो हमारे पेरेंट्स से जो ट्रांसफर हुए उसे उसकी इंफॉर्मेशन कंट्रोल करता है। उसके पास उसकी इंफॉर्मेशन। अब हम डिटेल में समझेंगे। ये जो है ये क्रोमोजोम है। मतलब ये क्रोमोजोम तभी बनता है जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है। तो ये क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से। क्या नजर आ रहा है? डीएनए। हाँ। ये जो डीएनए है ये किससे बना होता है? जैसे सबसे छोटा पार्टिकल इसका क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमाइन, ये सब न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इस न्यूक्लियोटाइड के पेयर से हमारा एक जीन बना होता है। ये हमारा एक जीन है सपोज। ये किससे बना है? हमारे नाइट्रोजनस बेसिस से, न्यूक्लियोटाइड से। ओके, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस है। ओके, नाउ अब इस चैप्टर में हमारी फर्स्ट हेडिंग क्या है? हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस। अब इस 30 मिनट्स के इसमें मैं सब कुछ तो नहीं पढ़ा सकती। इसमें वही होगा जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट है और जो पूछा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट के नाम है और डिस्कवरीज। मतलब जो हमारा इवोल्यूशन हुआ कैसे, ये हमें इस चैप्टर में बताया गया है। साइंटिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब साइंटिस्ट इनको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू भी पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकती है, या फिर आंसर्स में, बिग आंसर्स में आप इसको लिख भी सकते हो। कैसे लिखना है? जैसे कोई बड़ा आंसर पूछा गया है उसमें साइंटिस्ट का नाम, फिर उसकी डेफिनेशन, फिर उसकी डायग्राम, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ऐसे हमको आंसर को लिखना है। मतलब हमारा आंसर कैसे लिखना चाहिए? हमें एकदम एग्जामिनर को लगना चाहिए कि यार ये बहुत अच्छा आंसर लिखा है, इसके और मार्क्स मतलब वो दे सके। तो उसको देखकर लगना चाहिए कि इसको नॉलेज है लिखने वाले को। साइंटिस्ट, फर्स्ट साइंटिस्ट ग्रिगर जोहन मेंडल। दिस इज ही इज पाइनर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। अब मॉडर्न जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स मतलब यही जो स्टडी है
किसकी जीन्स को लेकर, उसके चेंजेस को लेकर, उसके कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं उसको लेकर, उसे हम जेनेटिक्स बोलेंगे। ह्यूगो डी व्रिज सडन चेंजेस, जो म्यूटेशनल थ्योरी दी थी, म्यूटेशन मतलब चेंजेस, सडन चेंजेस और स्लो चेंजेस, उसको हम बोलेंगे म्यूटेशन। और म्यूटेशन ये किसमें हो रहे हैं, हमारे नाइट्रोजनस बेसिस में, जो हमारे जीन्स में होते हैं। ठीक है, सो अब ये सडन चेंजेस का हमारे बुक में एग्जांपल दिया है सिकल सेल एनीमिया। ये किन्होंने दिया था, ह्यूगो डी व्रिज। थर्ड साइंटिस्ट वॉल्टर एंड सुटन, इन्होंने ये दिया था 1902 में, पेयर्ड ऑफ क्रोमोसोम। नाउ ऑसवर्ल्ड एवरी, मिशाइल मैकार्टी एंड पोलिन मैकलॉयड, इन्होंने बताया था कि एक्सेप्ट वायरसेस, सारे ऑर्गेनिज्म के पास डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। नाउ फ्रांसिस जेकॉब एंड जेकॉब मोनाड, ये एक फ्रेंच जेनेटिसिस्ट थे, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस दिया था किसमें, बैक्टीरियल सेल में। और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस दिया था इन्होंने, उससे क्या हुआ, जेनेटिक कोड अनकवर हुए, किसमें हाइडन थे, वो डीएनए में। अब इसके बारे में आपको जानना नहीं है कि जेनेटिक कोड क्या होता है, ये सब नहीं जानना है अभी, सिर्फ इसको याद रखना है। देन डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने ट्रिपलेट कोडॉन दिया था, नोबेल प्राइज इन 1968, इनको इस ट्रिपलेट कोडॉन को फाइंड करने के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या होते हैं, अब कोडॉन मतलब जो नाइट्रोजनस बेसिस बताए थे, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, सो इसके जो पेयर्स है, किसमें पेयर रहेंगे, ये 3 के पेयर में, ट्रिपलेट्स में। जो ट्रिपलेट्स में ये पेयर रहेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रिपलेट कोडॉन। और ये जो कोडॉन होते हैं वही इंफॉर्मेशन कैरी करता है अमाइनो एसिड के लिए, जनरेट होने के लिए, उसको एक्टिवेट होने के लिए। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब इसी को समझने के लिए हमने ये समझा कि सेल क्या होता है, उसके अंदर ऑर्गेनेल क्या होते हैं। उसके सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल हमारा है राइबोसोम। कहाँ पर है, राइबोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल जो हमको याद रखना है अभी के लिए। सो इस टॉपिक को समझने के लिए अभी तक जो बेसिक था वो हमने समझा। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। नाउ ट्रांसक्रिप्शन का मीनिंग है कि कुछ ट्रांसक्राइब करना, मतलब इंफॉर्मेशन निकालना बाहर। तो कैसे, अब एमआर अभी हमको किसी से इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम एजेंट रखते हैं बीच में, किन्हीं 2 लोगों के बीच में हम एजेंट रखते हैं। उसी की तरह ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है। कैसे, अब जो डीएनए है वो हमारा बहुत लॉन्ग होता है, तो वो न्यूक्लियस के बाहर नहीं निकल सकता। जो हमारा डीएनए है, ये जो न्यूक्लियर पोर्स है हमारे, उसके बाहर डीएनए बाहर नहीं निकलता है। तो जो पेयर्स हैं किसके, नाइट्रोजनस बेसिस के जो पेयर्स है, दिस इज नाइट्रोजनस बेसिस, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड के जो पेयर है वो आएंगे, और उससे हमारी क्या बनेगी, एमआरएनए बनेगा। अब ये एमआरएनए क्या है, एमआरएनए ऐसा एक सीक्वेंस है जिसमें हमें हमारे प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन है। अब उससे पहले समझते हैं ये बेसिक्स को। अब प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस एक्चुअली क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब प्रोटीन सिंथेसिस, हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें मैक्सिमम काम प्रोटीन्स के वजह से हो रहे हैं। कैसे, अब हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जिससे हमारा डाइजेशन हो रहा है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जिससे हमारे आई का कलर आ रहा है, कुछ ऐसे प्रोटीन्स है जिससे हमारा हेयर का कलर आ रहा है। बहुत सारे प्रोटीन्स, हमारी पूरी बॉडी फंक्शन करती है प्रोटीन्स के बेसिस पर। अब हमें, जैसे हमने कोई मेडिसिन खाई, उसको हमें डाइजेस्ट करना है, उसको हमें फंक्शन करवाना है, तो वो भी प्रोटीन्स की मदद से होता है। प्रोटीन्स की मदद से कैसे, एंजाइम्स, जो एंजाइम बने होते हैं वो प्रोटीन्स के होते हैं, और वो प्रोटीन्स और वो एंजाइम्स हेल्प करते हैं हमको मेडिसिन को वर्क करने के लिए। अब वो कैसे क्यों पता नहीं, बस मैं ये बता रही हूँ कि प्रोटीन सिंथेसिस करना हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब एमआरएनए ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में हेल्प करेगा, और जो आरआरएनए है और टीआरएनए ये ट्रांसलोकेशन एंड ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है,
सो प्रोटीन सिंथेसिस का शॉर्ट मीनिंग क्या है? डीएनए, इंफॉर्मेशन ट्रांसफरिंग फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए टू प्रोटीन सिंथेसिस बनेगा थ्रू एमआरएनए। मतलब जो एमआरएनए है वो डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहा है। कौन? एमआरएनए। अब एमआरएनए कैसे बनता है वो देखेंगे। अब ये डेफिनेशंस कुछ है जो मैंने लिखी है, जो याद रखनी है आपको, जो है सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग क्या होता है? protein are synthesized by DNA through mRNA is known as central dogma. Okay. So अब यहाँ पर समझेंगे कि आरएनए पॉली, इस डायग्राम को समझते हैं। इस डायग्राम से ही हम पूरी प्रोसेस समझ लेंगे ट्रांसक्रिप्शन की, बहुत अच्छे से क्लियरली समझ आएगी। ठीक है। सो दिस इज एन एंजाइम। देखो प्रोटीन को बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ रही है, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है फंक्शंस इसके। सो ये आरएनए पॉलीमरेज ये क्या है? एक एंजाइम है। एंजाइम है। अब ये आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप्स के होते हैं। ये थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको जानने जरूरी है। जो आरएनए पॉलीमरेज है 1, वो क्या बना रहा है? आरआरएनए, मतलब राइबोसोम्स बना रहे हैं। राइबोसोम आरआरएनए से क्या बनता है? राइबोसोम ऑर्गेनेल। आरएनए पॉलीमरेज 2 जो ट्रांसक्राइब करता है एमआरएनए को, इसलिए ये जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कौन सा वाला होगा? सेकेंड वाला। सो आरएनए पॉलीमरेज ये एमआरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ये बनाता है टीआरएनए। जो टीआरएनए हमें आगे दिखेगा वो कौन बनाता है? आरएनए पॉलीमरेज 3। नाउ अब हाँ, हम प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये बन जाता है एमआरएनए। कैसे? जो ये हमारा क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है, और ये है हमारा एंजाइम। इसकी मदद से क्या बन रहा है? एमआरएनए का स्ट्रैंड। एमआरएनए का स्ट्रैंड कैसे बनेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड होगा एमआरएनए, और ये किसमें हो रही है प्रोसेस? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस ये क्या है? ऑर्गन में। तो उसमें हमारा एमआरएनए प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है। ठीक है। सो एमआरएनए कैसे बनता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जुड़ता है और उससे हमारा एमआरएनए बनता है। अब ये जाहिर है कि आरएनए है, आरएनए का स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर यू होगा, मतलब यूरेसिल होगा, थाइमाइन नहीं होगा। थाइमाइन किसमें होता है? डीएनए में। और आरएनए में थाइमाइन की जगह क्या होता है? यूरेसिल। ठीक है, इतना समझ गया। अब ट्रिपलेट कोडॉन की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में आती है। The message contains the codes for amino acids. The code for each amino acid consists of 3 nucleotides. It is called triplet codon. जो एक अमाइनो एसिड को कंसिस्ट करता है 3 न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब जो मैसेज कोड करता है, द मैसेज कंटेन्स द कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। जो मैसेज है अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करने के लिए वो किसमें है? कोडॉन के पास, ट्रिपलेट कोडॉन के पास। यही हमें डेफिनेशन में लिखना है। नाउ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। अब ट्रांसलेशन क्या प्रोसेस है? डेफिनेशन पढ़ते हैं। एज पर मैसेज ऑन एमआरएनए, अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। एज पर मैसेज ऑन एमआरएनए मतलब एमआरएनए में जो मैसेज है, अब मैसेज किसकी फॉर्म में होता है? मैसेज किसकी फॉर्म में हो रहा है? ट्रिपलेट कोडॉन की। अब मैसेज ऑन एमआरएनए, अमाइनो एसिड आर सप्लाइड बाय टीआरएनए। सो जो मैसेज होगा उसके हिसाब से हमारे पास क्या आएगा? टीआरएनए। और टीआरएनए के ऊपर क्या होता है? अमाइनो एसिड। अब for this purpose, tRNA has anticodon having complementary sequence to the codon on the mRNA. This is called translation process. Translation process बहुत सिंपल है कि एक tRNA आएगा जिसके पास एंटीकोडॉन्स होंगे। किसके लिए? कोडॉन्स के लिए। कोडॉन्स कहाँ पर है? mRNA पर है। मतलब ये जो tRNA है इसके पास होंगे एंटीकोडॉन्स जो आ रहा है कोडॉन को लेने के लिए, और इससे क्या होगा? जो अमाइनो एसिड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये हमारा न्यूक्लियस, इससे हमारा क्या निकल रहा है? एमआरएनए। और ये जो प्रोसेस हो रही है ट्रांसलेशन की, ये कहाँ पर हो रही है? सेल के साइटोप्लाज्म में। नाउ
अब ट्रांसलोकेशन क्या प्रोसेस है? ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ एमआरएनए टू अदर एंड ऑफ एमआरएनए बाय द डिस्टेंस ऑफ वन ट्रिपलेट कोडॉन। मतलब ये जो वन ट्रिपलेट कोडॉन के डिस्टेंस पर ये जो राइबोसोम मूव हो रहा है उसे हम बोलेंगे ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। अब ये राइबोसोम जो हमने कहा था आरआरएनए से राइबोसोम बनता है, सो इस प्रोसेस में सबसे पहले हमारा शॉर्ट जो पार्ट है राइबोसोम का वो जुड़ेगा, देन बिग पार्ट जुड़ेगा, देन उसके बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, टीआरएनए आएगा, देन इसे इंफॉर्मेशन गैदर करेगा एंटीकोडॉन को ज्वाइन होकर, एंड ये जो अमाइनो एसिड की चेन बनेगी। अब ये अमाइनो एसिड की जो चेन बन रही है उसे हम बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। और इसी के बाद ये जो चेन बनेगी, ये जो हमारी पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ना, इसी से हमारा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होगा। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ही क्या करता है? हमारी बॉडी के फंक्शन में हेल्प करता है। अच्छे से समझा? ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ट्रांसलेशन प्रोसेस, ट्रांसलोकेशन प्रोसेस। अगर नहीं समझ में आ रहा है एक इसमें तो फिर से देखो रिटर्न बैक जाके। नाउ सेकेंड टॉपिक दैट इज इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन का मीनिंग मैंने सबसे पहले समझा दिया कि जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं किसमें? एनिमल्स में, किसी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको इस एनवायरनमेंट में सस्टेन करना है, मतलब रहना है। हमें कोई भी चीज को न्यू खरीदना है, कोई चीज तो हमें क्यों खरीदनी है? क्योंकि हमें उसका अपग्रेडेशन करना है, हमारी लाइफ को इवॉल्व करना है, अच्छा करना है, इसीलिए हम उस चीज को चेंज कर रहे हैं। इसी का मतलब है इवोल्यूशन। हमारे बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं हमारे अच्छाई के लिए, हमारे इस इस अर्थ पर हमारे सस्टेनेशन के लिए हमें ये चेंजेस हो रहे हैं। अब इवोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंजेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। It is a slow, ongoing process where the development of organism is achieved. यहाँ पर क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि चेंजेस हो रहा है बट उससे हमारा लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, हम उसे इवोल्यूशन ही इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, देन ये मतलब इवोल्यूशन हम ऐसे सोचते हैं कि हमारी लाइफ आई कहाँ से? वैसे इवोल्यूशन तो हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट फर्स्ट चेंज किसमें हुआ होगा? सो ये बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या है? पहले मतलब बहुत टाइम पहले जब हमारी लाइफ स्टार्ट नहीं हुई थी तब एक आग का गोला था। आग का गोला था, बहुत ज्यादा ह्यूज आग का गोला। वो उसमें इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ गया गैसेस का कि वो फट गया और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो इधर उधर चले गए। उससे क्या हुआ? जो गैसेस है वो कूल हुई। उसके बाद देन कुछ केमिकल रिएक्शंस हुई। देन उसके बाद हमारी जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म है वो कहाँ पर फॉर्म हुई? ओशियंस में। और उसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम फर्स्ट लाइफ को? प्रोटोप्लाज्म। तो उससे हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है, ये बिग बैंग थ्योरी में बताते हैं। ये थ्योरी आप पढ़ लेना अच्छे से एक बार। ये नोट्स आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी मेरे, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देन सी यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म ये हमारी फर्स्ट लाइफ फॉर्म है। देन जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ओवर मिलियंस ऑफ ईयर यही बता रहा है कि प्रोसेस ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट जो है उसी को हम इवोल्यूशन कहते हैं। तो आपको ये सारे पॉइंट्स लर्न करने हैं और इसी को आपने एग्जाम में लिख लिया सो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ अब ये एवोल्यूशंस कैसे हुए? मतलब हुए, लेकिन ये हमको पता कैसे चला कि एक्चुअल में इवोल्यूशन हुआ है? मतलब एक्चुअल में हमें ये पता कैसे चला कि ऐसे ऑर्गेनिज्म से ऐसा ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ होगा? तो उसके कुछ एविडेंसेस हैं हमारे पास। सो उसका फर्स्ट एविडेंस है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अब मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट? मॉर्फोलॉजी मीन्स हमको जो बाहर से हमारे आईज से दिख रहा है कि जैसे मैंने ये कलर शर्ट पहना है, ये मेरा चश्मा है, ऐसे। तो ये हमें दिखने पर पता चल रहा है कि ऐसे मैं दिख रही हूँ। सो उसे कहते हैं मॉर्फोलॉजी। और अब एनाटॉमी का मीनिंग क्या है? एनाटॉमी मतलब जो मुझे कट करके पता चलेगा। जैसे मैं अपने फेस को करूंगी, जैसे मैं यहाँ पर कट करूंगी तो मुझे यहाँ पर बोन दिखेगी, यहाँ पर रिब्स दिखेगी मेरी, यहाँ पर मेरा मैंडिबल दिखेगा।
तो ये मेरे बोन्स अंदर से मुझे दिखेंगे, बाहर से दिख रहे क्या, नहीं, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, अब मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमें कैसे दिखे कि इनका माउथ का शेप, आईज की जो पोजीशन है, जो हमारे ईयर्स है एनिमल्स के, उससे हमें पता चल रहा है कि इनमें जो सिमिलैरिटीज है उससे इवोल्यूशन हुआ होगा, मतलब जो जनरेशन है उसमें सिमिलैरिटीज दिख रही है, ठीक है। नाउ जो लीफ का शेप है, इसमें जो वेनेजन, मतलब ये जो ऐसे ऐसे होते हैं लीफ में, देन पेटियोल, इसमें जो leaf shape, leaf venation, leaf petiole occurs in case of plant. This indicates similarities in those groups and hence prove that इनका जो origin है must be same and must have common ancestor. सारे evidences हमको यही बताते हैं कि हमारा जो origin है वो same है, किनका, इन animals का and plants का, और जो हमारे एंसेस्टर थे वो कॉमन एंसेस्टर्स थे, ठीक है। नाउ एनाटॉमिकल एविडेंस, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो सुपरफिशियल, इसको देखकर हमें इसका शेप सेम दिख रहा है क्या, नहीं, इवन इसका, इनका फंक्शन भी डिफरेंट है। कैसे, अब ह्यूमन का हैंड सारे काम करते हैं, फोर लेग्स ऑफ ऑक्स वॉकिंग, जो पैटेजियम ऑफ बैट फ्लाइंग, देन फ्लीपर ऑफ वेल स्विमिंग, तो इनके फंक्शंस भी डिफरेंट है। इनको हम बाहर से देखेंगे, मतलब अंदर से देखेंगे, तो इनके शेप भी डिफरेंट है, बट इनमें क्या सिमिलरिटीज है, बोन्स और जॉइंट्स में, जॉइंट्स और बोन्स में सिमिलरिटीज है, इसीलिए हमको ये एनाटॉमिकल एविडेंस दिया है कि हमारा एंसेस्टर कॉमन है। देन थर्ड, वेस्टिजियल ऑर्गन। अब ये वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, जैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स, हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है जो डीजेनरेटेड है, अंडर डेवलप्ड है, मतलब डेवलप पूरी तरीके से नहीं हुआ है हमारे बॉडी में, क्योंकि वो पहले था अभी नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी को उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, जैसे हमारे बॉडी में अपेंडिक्स है, उसकी हमें जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हम ग्रीन वेजिटेबल कच्चे नहीं खाते हैं, तो इसका अपेंडिक्स का काम क्या था, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना, और सेल्यूलोज किसमें होते हैं, प्लांट्स, कच्चे प्लांट्स में, जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की उसमें, तो उससे हमें डाइजेस्ट करने की अभी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एनिमल जैसे गेज नहीं करते प्लांट पर, अब हम कुक करके खाते हैं, तो वो हमारे बॉडी में डीजनरेट हो गया, कौन सा ऑर्गन, अपेंडिक्स, कौन सा पार्ट, अपेंडिक्स। सो डीजनरेटेड एंड अंडर डेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। सेम ऑर्गन कैन बी यूजफुल और यूजलेस और इवन हार्मफुल और हार्मलेस इन डिफरेंट सिचुएशन, जैसे कि द ऑर्गन विच आर यूजलेस इन सर्टन सिचुएशन स्टार्ट टू डीजेनरेट एज पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब ऐसे ऑर्गन्स एक तो डीजेनरेट हो जाएंगे या फिर डेवलप होंगे, जैसे हमें उस ऑर्गन की जरूरत है तो वो डेवलप्ड रहेगा, और जिस ऑर्गन की जरूरत नहीं है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो ये कुछ इसके पॉइंट्स है और एग्जाम्पल्स है, ये आपको याद रखने हैं, जैसे कि दिस टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर स्ट्रक्चर टू डिसअपियर, किसी भी स्ट्रक्चर, और ये इवोल्यूशन धीरे धीरे हो रहा है, मतलब किसी के स्ट्रक्चर को खत्म होने के लिए बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, अपेंडिक्स यूजफुल इन रूमिनेंट्स, यूजलेस इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में यूजलेस है, लेकिन जो रूमिनेंट्स है, मतलब कैटल्स है, काउज है, उनमें ये फुल्ली फंक्शनल होता है क्योंकि वो घास पर चरते हैं। देन सेकेंड एग्जाम्पल, ईयर पिन्ना। अब ये जो ईयर पिन्ना है हमारा, उसमें ये यूजफुल मंकी में होता है और यूजलेस ह्यूमंस में होता है। जो मंकी में है ईयर पिन्ना वो मूव करता है, बट हमारे ह्यूमंस में ये मूव नहीं करता। देन टेल बोन, विजडम टूथ, बॉडी हेयर्स, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन के एग्जाम्पल है ह्यूमंस में, ओके। देन पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलियोंटोलॉजी मीन्स क्या होता है, पैलियोंटोलॉजी मीन्स एंशियंट, पैलियन मतलब एंशियंट मतलब पुराने,
ऑन्टो मीन्स लाइफ, मतलब पुराने समय में जो लाइफ थी, हुआ करती थी, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब हमें कैसे पता चलेगा, खुद भी सोच सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि पुराने समय पर ऐसे ऐसे एनिमल्स होते होंगे, मतलब डायनासोर कैसे हुआ, ये हमें अब कैसे पता चला जब खत्म हो गया। हमने बोला कि वो एनिमल तब खत्म हो गया था, तो ये हमें पता कैसे चला, इसी स्टडी से। किससे? पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस से, मतलब पैलियोंटोलॉजी स्टडी से। सो अब ये पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ इयर्स अगो, हाउ कैन वी टेल दिस, नाउ दिस सीक्रेट हैज बीन हाइडन इन द अर्थ। अर्थ मतलब अर्थ में बरी है बहुत सालों से कुछ एनिमल्स के ढांचे, मतलब हड्डियां या फिर कुछ केमिकल्स जैसे कार्बन 12। लार्ज नंबर ऑफ organisms get buried due to disaster like flood, earthquake, volcano, etc. Remnants and study of fossils is an important aspect of the study of evolution. अब हम इसकी स्टडी कैसे करेंगे? सो कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है और कार्बन 12 जो होता है वो नॉन रेडियो एक्टिव होता है। मतलब जैसे मैं जिंदा हूं तो मुझ में कार्बन 12 और कार्बन 14 की जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। कितना रहेगा ये हमें नहीं जानना है, फिक्स रहेगा। बट ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तब कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव है तो वो खत्म होता रहता है, रिएक्ट होता रहता है, और कार्बन जो 12 है वो रिएक्ट नहीं होता। मतलब अब मेरे बॉडी में जो फिक्स अमाउंट था, रेशियो था कार्बन 14 और कार्बन 12 का, एनिमल मरने के बाद वो चेंज होता रहेगा। तो हम उसको स्टडी करके, साइंटिस्ट उसको स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि इस एनिमल को मरे हुए कितने साल हुए होंगे। अब इस डायग्राम को समझते हैं, ये जो है जो मैंने अभी बताया वही है, तो इसको आप पढ़ लेना। मतलब इससे हमें ये पता चला है कि इट सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेट फ्रॉम इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब ये जो एराज है इसके डायग्राम पूछ सकते हैं या फिर इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है कि पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक 3 एराज है हमारे। तो पैलियोजोइक इरा क्या है, पैलियोजोइक इरा क्या है, जहां पर वॉल्केनोज हुआ करते थे और जो लाइफ थी सिर्फ ओशियन में थी, तब ये है हमारा पैलियोजोइक एरा। अब मीजोजोइक एरा जिसमें डायनासोर हुआ करते थे, एंड सीनोजोइक एरा जिसमें इवोल्यूशन हुआ, एनिमल्स आए, लॉयंस आए, ह्यूमन लाइक एनिमल्स ही बोलेंगे, ह्यूमन लाइक एनिमल्स आए। हम भी एक एनिमल ही है, मैमल, वी आर मैमल। ओके, ना फिफ्थ एविडेंस। अब फिफ्थ एविडेंस इसका है कनेक्टिंग लिंक। नाउ some plants and animals show morphological characters by which they can be related to two different groups. अब ऐसे कुछ एनिमल्स है जिससे हमें पता चला है कि ये एनिमल इस ग्रुप के तरह भी बिलोंग करता है और इस ग्रुप के तरह भी, मतलब इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। मतलब इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ये खत्म हुआ और यहाँ पर ये गया, मतलब ये कनेक्ट हुआ है, मतलब इवोल्यूशन हुआ है इसका। समझ में आया? सो ये कुछ 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। पेरिपेटस जिसके पास एनालिडा लाइक कैरेक्टर होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी, थिन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन। देन आर्थ्रोपोडा के जैसे कैरेक्टर्स है, इसके पास ट्रेकियल रेस्पिरेशन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। नाउ ये जो डक बिल प्लेटिपस है उनके पास वो एग्स ले करते हैं रेप्टाइल्स की तरह, और उनमें हेयर्स भी है मैमल्स की तरह। तो ये इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, रेप्टाइल और मैमल्स की कनेक्टिंग लिंक कौन सी है, डकबिल प्लैटिपस। एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक है पेरिपेटस। एंड जो मैमल्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की तरह कैरेक्टर शो करता है वो है लंग फिश। नाउ एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ये हमें कैसे इवोल्यूशन के बारे में एविडेंस दे रहा है ये हम पता करेंगे। जैसे जो स्टार्टिंग में थे, जो ओरिजिन ऑफ, जैसे हमारे
जैसे फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बेबी जहां से ओरिजिनेट होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, उसे हम बोलेंगे एम्ब्रियो। सो एम्ब्रियो का जो शेप होता है बहुत सारे एनिमल्स का वो लगभग सेम होता है। देन जैसे वो डेवलप होता है एम्ब्रियो, उसका शेप डिफरेंट दिखना स्टार्ट होता है। अब देखेंगे ये जो शेप है किसकी, ये एम्ब्रियोज के शेप है, किसके, फिश का है ये सैलामेंडर, ये टॉर्टोइस, चिकन, फिग, काउ, रैबिट, मैन, ये सबके एम्ब्रियो के शेप है। और ये जैसे डेवलप हो रहे हैं इसमें हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। सो हमें इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो सेम है, ओरिजिन है हमारा सेम है, मतलब इवोल्यूशन का ये एविडेंस है कि इस तरह एनिमल इवॉल्व हुआ है। All embryos show extreme similarities during initial stages and those similarities decrease gradually. धीरे धीरे similarities decrease हो रही है। Similarities in initial stages indicate the common origin of all these animals. Now Darwin's theory of natural selection. टाइम थोड़ा सा 10-12 मिनट ज्यादा हुए तो इट्स ओके, प्लीज कंसिडर इट ओके। सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन क्या कहते हैं? अब जो चार्ल्स डार्विन जी थे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स के स्पेसिमेंस और प्लांट्स के स्पेसिमेंस मतलब स्पीशीज को कलेक्ट किया एंड उससे उन्होंने एक थ्योरी दी, वो है नेचुरल सिलेक्शन की, जो कि है बताते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो फिट है सरवाइव करने के लिए, मतलब उसको नेचर ने सिलेक्ट किया है उसमें रहने के लिए, उसे हम बोलेंगे थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो कि किस पे बेस्ड है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये इसी को बताने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। और जनरली हमारे हमारे एनिमल्स का जो डेवलपमेंट कर, ये मोटिव क्या है, टू रिप्रोड्यूस, मतलब रिप्रोड्यूस करने के लिए हमारा एनिमल का मेन मोटिव होता है। सो वही ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पाते हैं हमारे अर्थ पर, जो कंपटीशन को विन करने के लिए चेंजेस करते हैं, खुद में मॉडिफिकेशन करते हैं। Now natural selection also play important role because nature selects only those organisms which are fit to live and rest perish. Rest perish मतलब जिनको नेचर ने सिलेक्ट किया वो जिंदा रहते हैं, बाकी के मर जाते हैं। Then sustaining and selected organism can perform reproduction. मैंने कहा मेन मोटिव रिप्रोड्यूस करने का है, हमारे हेल्दी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने का है, and thereby give rise to new species with their own specific characters. Now अब डार्विन्स थ्योरी के जो दी थी उसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठाए थे साइंटिस्ट लोगों ने, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन ये सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर नहीं है इवोल्यूशन के लिए। इन्होंने सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में ही बोला कि यही एक कैरेक्टर है जिससे इवोल्यूशन हुआ है, ऐसा नहीं है, सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है। देन डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन ऑफ यूजफुल एंड यूजलेस modifications. There is no explanation about slow changes or abrupt, मतलब abrupt fix एकदम ऐसा चेंज होना, उसे हम abrupt बोलेंगे। abrupt changes और धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है उसे हम slow changes कहेंगे। इसके बाद इन तीनों पॉइंट्स के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया था, इसलिए इन पर ऑब्जेक्शन उठी, इसलिए ये थ्योरी ज्यादा दिन नहीं चली। वैसे ये अप्लीकेबल अभी भी है बट नॉट 100%। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर लिया है। आपने एक बार ही एग्जाम के पहले ये पूरी पीडीएफ भी पढ़ ली तो भी आपका चैप्टर रेडी हो जाएगा, इसलिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार रख दिया इसमें। नाउ लेमार्किज्म। अब लेमार्किज्म, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि यूज करने से हमारे ऑर्गन्स मतलब इवोल्यूशन होता है, डिसीज से ये उन्होंने बताया था कि यूज करने से ये हमारे नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफर होगा, बट ये गलत है। मतलब इस पे एक थियरी मैं आपको बताती हूँ, इस पे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था एक साइंटिस्ट के थ्रू, जिसने समथिंग 21 जनरेशन, याद नहीं मुझे इतना, समथिंग जनरेशन तक एक माइस की पूंछ काट कर देखी थी कि
इसके नेक्स्ट जनरेशन में माइस की पूंछ कटी हुई आती है क्या? तो ऐसा नहीं हुआ। सो ये थियोरी भी ये हो गई थी, डिस्कार्ड हो गई थी। सो इसमें क्या बताता है? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। रीजन बिहाइंड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट चेंजेस ही कॉल्ड यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। अब फर्दर ये जो नेक ऑफ, इसके एग्जांपल्स हैं, नेक ऑफ जिराफ जो लंबी हो गई वो किसके वजह से हुई? ब्राउजिंग ऑन ट्रीज, इस वजह से हुई, ऐसा इन्होंने बोला गया था। बट और फिर ये सेवरल जनरेशन में, मतलब उनकी नेक जनरेशन टू जनरेशन लंबी आएगी क्योंकि वो जीन में है उनके। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने यूज किया इस वजह से उन एनिमल की नेक लंबी हो गई। ठीक है, अब इसका फोर्थ पॉइंट ये है कि शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ, मतलब यूज करने से शोल्डर ऑफ आयरन स्मिथ की वजह से उसके शोल्डर स्ट्रांग हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चे का एकदम मसल बनी रहेगी, ऐसा नहीं होता है। देन विंग्स ऑफ बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक, क्योंकि उन्होंने यूज नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। हम यूज करेंगे तो वीक होगा, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। यही मतलब ये इन्होंने सही कहा कि यूज करेंगे तो स्ट्रॉन्ग होगा, डिसयूज करेंगे तो वीक हो जाएगा। दिस इज राइट, बट दिस इज नॉट राइट कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, बस यही इनका, इसीलिए इनकी थ्योरी भी डिस्कार्ड कर दी, क्योंकि वो इन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिट होंगे इनके कैरेक्टर्स, और इनको इन्होंने नाम दिया था। ऑल जो एग्जाम्पल्स है ये किसके एग्जाम्पल्स है? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। बट इनकी ये गलती है कि एक जनरेशन टू अनदर जनरेशन में कैरेक्टर्स में जो चेंजेस हुए हैं वो भी उसी जैसे चेंज हुए हैं वैसे ही वो आएंगे अगले जनरेशन में, ये गलत है। तो इस थियोरी को हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और लेमार्किज्म। समझ गया? जो ये थियोरी ने दी थी कि जो चेंजेस हो रहे हैं यूज और डिसयूज से, उसी को ऑर्गेनिज्म इस जनरेशन में एक्वायर कर लेंगे, मतलब हमेशा के लिए एक्वायर कर लेंगे और नेक्स्ट जनरेशन को उसी में ट्रांसफर करेंगे। ये इनकी थियोरी थी लेमार्किज्म। समझा अच्छे से? ये इसी के पॉइंट्स हैं जो मैंने अच्छी तरह से लिखे हैं आपके लिए, तो इनको पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नाउ स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन का मीनिंग है स्पीशीज फॉर्म होना, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द इफेक्ट ऑफ इवोल्यूशन। मतलब ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म न्यूली फॉर्म हो गए, सिर्फ इवॉल्व नहीं हुए, कुछ स्पीशीज न्यू आ गई, कुछ चीजें न्यू डेवलप हो गई, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आया जिसके कैरेक्टर्स एकदम कंप्लीटली न्यू है। तो इससे क्या हुआ? इवोल्यूशन से स्पीशीज भी जनरेट हुई, न्यू न्यू। स्पीशीज इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल इंडिविजुअल थ्रू नेचुरल रिप्रोडक्शन। नाउ लास्ट टॉपिक है हमारा ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन इवोल्यूशन मतलब क्या? मेन ह्यूमन का इवोल्यूशन, अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो जनरल इवोल्यूशन कि जैसे ट्री पर टेंड्रिल्स, मतलब कांटे आ गए। सबसे अच्छा एग्जांपल प्लांट का, कांटे आ गए। क्यों? क्योंकि उसको एनिमल्स खा लेते थे, तो कांटे आए, उससे क्या हुआ? एनिमल्स उस पे ब्राउज करना ये कर दिया उन्होंने बंद। तो ये हम प्लांट्स और एनिमल्स का मिक्स इवोल्यूशन पढ़ रहे थे अब तक। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन। अब ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ? जो बायोडाइवर्सिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। बायोडाइवर्सिटी मतलब, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब वेराइटीज, बहुत सारी वेराइटी है हमें। मैमल्स में मतलब हमारा जो ग्रुप है मैमल, उसमें कितने सारे एनिमल्स है? बैट जो उड़ते हैं, जो ये हमारे एनिमल्स, कुछ एनिमल्स हमारे पानी में भी है, मैमल्स में जो आते हैं। देन ह्यूमंस जो वॉक करते हैं। तो ये बहुत सारी जो डाइवर्सिटी है यही लीड करती है, ये यही रिजल्ट देती है इवोल्यूशन में। देन ह्यूमन लीनेज स्टार्टेड फ्रॉम वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारी फर्स्ट लाइफ आई थी वो यूनिसेलुलर थी, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये यूनिसेलुलर एनिमल था, तब से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई है।
देन अर्ली एप लाइक एनिमल्स, जो मंकी लाइक एनिमल्स थे, एप मतलब मंकी लाइक, अफ्रीका में थे, एंड लेटर ये स्प्रेड हुए अलग अलग पार्ट में देशों के, वर्ल्ड के, ठीक है। की इवोल्यूशनरी चेंजेस इन्वॉल्व एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, सबसे ज्यादा की मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है इवोल्यूशन का, कि हमारा ब्रेन का साइज बढ़ा, ब्रेन का एनलार्जमेंट हुआ। वॉकिंग स्ट्रेट, हम पहले ऐसे चलते थे, अब हम स्ट्रेट चलते हैं, कुछ दिन बाद हम ऐसे हो जाएंगे क्योंकि हम ऐसे ही बैठते हैं। सो वॉकिंग अपराइट, ये भी हमारा की चेंजेस है। इनलार्जमेंट इन ब्रेन, ये भी की चेंजेस है। इरेक्ट पोस्चर और यूज ऑफ हैंड्स, ये सब की चेंजेस है हमारे। देन ये मैंने ट्रिक दी है यहाँ पर आपको इवोल्यूशन के मतलब कैसे इवोल्यूशन हुआ उसको याद रखने के लिए। देखो इसमें मैंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं लिखे क्योंकि ये जो चार्ट है इसी इसको आपने कंप्लीटली लर्न कर लिया तो सारे पॉइंट्स आप इसी से लिख पाओगे, इसीलिए मैंने सिर्फ इस चार्ट की ट्रिक बना दी है जो सबसे यूजफुल होगी आपके लिए। सो एन एलिफेंट डॉक्टर, एक एलिफेंट का डॉक्टर, एन एलिफेंट डॉक्टर एंड स्नेक मैन नॉट केम, एक एलिफेंट का डॉक्टर और एक स्नेक मैन जो स्नेक को पकड़ने वाले होते हैं वो आए ही नहीं। सो एन एलिफेंट डॉक्टर एंड स्नेक मैन नॉट केम, एंड से एंशियंट एनिमल्स लाइक लेम्यूर, इनके ईयर्स भी याद रखने हैं, ईयर्स याद रखने हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन एलिफेंट एजिप्टोपैथिकस, डी से है ड्रायोपैथिकस, आर से है रामापैथिकस, ए से है ऑस्ट्रेलोपैथिकस, एस से है स्किल्ड ह्यूमन, एम एम मतलब मैन है पूरा यहाँ पर, मैन मैन विद इरेक्ट पोस्चर, एन से नॉट से एन से है नियंडरथल, केम से है क्रोमैग्नन मैन। बस ये ट्रिक लर्न कर लिया आपने तो आपको ये नाम, इतने हार्ड नाम आपको ऐसे ही याद रहेंगे, और इसके ईयर्स तो आपको लर्न करने हैं, अभी कुछ पार्ट तो लर्न करना है इस चैप्टर में। सो इसे लर्न करने के बाद आप इस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको ऐसे ही आ जाएंगे, मतलब ऐसे आप अपने मन से लिख सकते हो कि ये एनिमल इतने साल में आया, बट फिर भी आपके लिए मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये इसमें लिखे हैं। सो आप इस पॉइंट्स को सिंपली सेम टू सेम लिखोगे फिर भी आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। द फर्स्ट नोन रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल इन रामापैथिकस फाउंड इन नॉर्थ इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका, ये जो पूरे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वैसे सारे ही है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हाईलाइट किए मैंने, जो ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है इसको लर्न करके लिखना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और वैसे इसको ज्यादा पॉइंट्स मतलब जैसे 4 मार्क्स है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें 8 पॉइंट्स लिखने हैं, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करते हैं, 8 पॉइंट्स तो हो जाएंगे आराम से। देन 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है तो उसमें 4 पॉइंट्स लिखने हैं, इतने ही पॉइंट्स लिखने हैं, वो मार्क्स इसी के बेसिस पर देते हैं, ठीक है। सो हो गया ये हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई भी इशू है या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ इम्प्रूव कर सकती हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। लाइक और सब्सक्राइब किए क्योंकि मैंने बहुत एफर्ट से नोट्स बनाए आपके लिए और इतने एफर्ट से रिकॉर्ड भी किया क्योंकि मेरे पास कैमरा भी नहीं है अच्छे से, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है वैसे, और मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, सो इसीलिए आई कैन टीच यू, ट्रस्ट मी। सो सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, थैंक यू सो मच।